है ना। एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, है ना, अवर्ट, सेटिस्फाई, हर्ट। आप देखोगे ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पर यूज होते हैं, इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है कि इन वर्ड्स के बाद सेल्फ वाले ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहिए। इन शब्दों के बाद किसको यूज करना चाहिए बच्चों? सेल्फ वाले ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहिए अगर सेंटेंस में इफ एन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आपको सेल्फ वाले ऑब्जेक्ट का यूज करना है इन वाली वर्ब्स के बाद। जो कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू है और कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, मतलब इसमें आपको डाउट होने का कोई रीजन नहीं बनता है कि कैसे यूज करना है ना। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप नोटिस कर पा रहे होगे तो यहां पर लिखा है मे आई नो। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। जैसे सबसे पहले मे आई नो टू whom। अब टू वर्ड के साथ आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, सब्जेक्टिव नहीं, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये ट्रू हो जाती है कि सर मे आई नो टू हु नहीं होता, मे आई नो टू whom होता है, टू whom आई एम स्पीकिंग विद। या फिर आप लिखो मे आई नो टू whom आई एम स्पीक, whom आई एम। अब इंट्रोगेटिव करना है तो क्या करोगे? टू whom एम आई स्पीकिंग विद। ठीक है। अब इसमें कैसे पता लगाते हो कि सर जो टू शब्द होता है, मे आई नो टू whom, टू के बाद हु सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए आपको। तो ये चीज आपको सेंटेंस में ही चेक करनी पड़ेगी कंफर्म करने के लिए कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये हमेशा याद रखना, ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। अब इसी में बच्चों हम बात करेंगे कि जैसे क्वेश्चन लिखा है द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माय क्लासमेट। अब आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताऊंगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस कैसे पता लगता है? देखो बच्चे कई बार क्लास में पूछते हैं सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। तो सब्जेक्ट की पहचान बच्चों आपके साथ वर्ब लगाकर की जाएगी। सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब मिलेगा उसकी कंडीशन ट्रू बनाने के लिए। ठीक है। और साथ में जो ऑब्जेक्ट की कंडीशन है वो ट्रू बनाने के लिए आपको क्या कंडीशन और क्या पहचान होगी कि प्रेपोजिशन तथा वर्ब अगर किसी सेंटेंस में यूज होगी तो उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट यूज करना। आप पहला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसको मिस नहीं कर सकते। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप जरूर नोट करो और याद रखो कि प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है और इसकी कंडीशन तभी ट्रू होती है। तो फिर सेंटेंस क्या बनना चाहिए सर? द पर्सन हुम आई मेट yesterday, the person whom I was my classmate। ठीक है, द पर्सन whom I met yesterday। कंडीशन कैसे ट्रू हुई? आपने देखा द पर्सन के बाद सर इसमें लिखा है कि जैसे एक बच्चे ने पूछा सर द पर्सन के बाद इस सेंटेंस में आपने whom बोल रहे हो लगाने के लिए, सेंटेंस में who लिखा हुआ, तो हमें कैसे पता लगा सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम थी ये तो बताओ। तो अब जैसे किसी बच्चे को ये डाउट होगा तो ये बोलेगा कि सर बच्चों जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ आपको चेक करनी है कि वर्ब यूज हुई है या नहीं। सर इसमें वर्ब यूज नहीं हुई है, इसमें आप नोटिस करो बच्चों आई मेट यस्टरडे लिखा हुआ है, आई मेट यस्टरडे आगे लिखा है वॉज माई क्लासमेट। अब मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूं और थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद फाइनल करेंगे आंसर।
इसमें जो वॉज मेट येस्टरडे है, देखो इसका पेन का कलर चेंज करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करना और ध्यान से सुनना, गलती नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो जो ये वॉज वर्ड है, ये कैसे पता लगेगा कि ये वर्ब है? इसमें कुछ पता नहीं करना, आपको पहले से पता है इज एम आर वॉज वर्ड सब वर्ब होती हैं, ठीक है, ये वर्ब होती है, ठीक है। अब आया कि अगर ये वॉज वर्ब होती है तो वर्ब की कंडीशन इस सेंटेंस में देखो, द पर्सन हु आई मेट yesterday was who was my classmate, ऐसे कह सकते क्या, who was my classmate the person whom I met, ऐसे हो सकता है? नहीं। तो बताओ ये was किसके लिए आई है? आप अगर आपने बोला कि I के लिए आई है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि I के लिए अगर was आई है तो met वर्ब किसके लिए आई है, मीट की पास्ट फॉर्म। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा भी और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एग्जाम में सर अगर ऐसे आता है तो हम फिर क्या करेंगे। भाई लॉजिकली सोचना पड़ता है, सोचना बनता भी है, बल्कि मैं तो कहूँ इस क्वेश्चन में ये जो वर्ब है मेट, ये आए के लिए आई है, तो यहां पर द पर्सन हु वॉज माई क्लासमेट आई मेट येस्टरडे इसका सेंटेंस हो जाएगा, जो कि नो एरर इसके आंसर को प्रूव करेगा। जितने बच्चों ने सोचा था इस क्वेश्चन में द पर्सन हु आई मेट yesterday वॉज माई क्लासमेट, इस क्वेश्चन में गलती करी है। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा काउंटिंग वाले मेथड से, ठीक, काउंटिंग वाले मेथड से सोच समझ के जवाब देना। मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा पहले, द पर्सन, आगे लिखा है हु आई मेट yesterday, आगे लिखा है वॉज, आगे लिखा है माई क्लासमेट। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नया तरीका, इंपॉर्टेंट तरीका। अब इस सेंटेंस के सारे वर्ब बता दूँ मुझे क्या क्या है। सर वर्ब में क्या है, सिंपल है, एक ये वर्ब है मेट, एक ये वर्ब है वॉज। अब कितनी वर्ब हो गई, दो हो गई, एक और दो, ठीक है। सब्जेक्ट बता सकते हो कितने? हाँ सर सब्जेक्ट में क्या है, ईजी है। सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, पर्सन, एक पर्सन है सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट बता सकते हो क्या? दूसरा सब्जेक्ट हु सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा ये अभी अभी शुरू शुरू में बोला नहीं था नहीं मैंने कि हु और हुम में फ़र्क क्या है, तो आपने याद रखना है हु सब्जेक्ट के जैसे यूज़ करते हैं, हुम को ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ करते हैं। अभी एक मत बोलना कि भूल गए, अभी शुरू शुरू में करा और अभी तुरंत तुरंत भूल गए, ऐसे भूलोगे तो फिर बात भी नहीं बनेगी, तो याद रखना है। अच्छा सर ठीक है ये चीज़ समझ गए, पर ये तो बताओ कि अगर हु सब्जेक्ट है और हुम ऑब्जेक्ट है तो फिर यूज़ कैसे करना है? अरे भाई आपको ये बैलेंस करना होता है। बैलेंस करना है मतलब कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर करने हैं, कितने सब्जेक्ट है ये चेक करो और कितने ऑब्जेक्ट है ये चेक होने चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं तब तो आपका सेंटेंस करेक्ट है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, आसान है। कोई डाउट है? अगर आपको डाउट लगता है भाई तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछो, जो भी आपके मन में डाउट आता है। देखो मैं इतने इतने डिटेल में आपको कोई समझा रहा है अगर क्लास, मुझे नहीं लगता आपको इतनी अच्छी सर्विसेज और किसी चैनल पर मिलेगी। किसी भी चैनल पे आप चेक कर लो, इतनी बढ़िया सर्विस, इतने अच्छे तरीके से आपको कोई बताएगा डिटेल में जाके, एक एक तरीके, शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक कुछ भी हो सारा। आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम क्लियर करो। एग्जाम कहाँ से क्लियर होगा? सीबीएल। सीबीएल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। बस एक बात नहीं भूलनी है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है खूब सारा दबा के, ठीक है। owing to me my owing to me being a newcomer, I was unable to get a good house। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले तो लॉजिकली। जैसे किसी किसी सेंटेंस में आपने ड्यू टू देखा होगा, अब बच्चे कई बार है ना आपको बुक्स में मिलेगा कि ड्यू टू को रिप्लेस कर दें ओइंग टू से, ड्यू टू की प्लेस पर ओइंग टू आता है। पर आपको बता दूं कि ड्यू टू ओइंग टू दोनों में कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टार्ट द सेंटेंस, यू कैन स्टार्ट द सेंटेंस।
आप सेंटेंस शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अब सेंटेंस में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ओइंग टू मी बीइंग अ न्यू कस्टमर, तो फिर प्रॉब्लम क्या, ओइंग टू के बाद ओइंग टू लिखा, यहाँ से आपको एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से सुनना है, बाकी आपको सेंटेंस समझ आएगा। ओइंग टू जो लिखा है वो ये नहीं लिखा है कि यहाँ पर टू एक प्रपोजिशन है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना। ओइंग टू एक ऐसा प्रपोजिशनल फ्रेज है बच्चों जिसके साथ कंडीशन ये कहती है कि आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। वो कैसे, प्रपोजिशनल फ्रेज है, सब्जेक्ट यूज करना है कैसे, आपको यहाँ पर ओइंग टू के साथ मी लगाने के बजाय आई का प्रयोग करना है। कैसे, ओइंग टू, सर ओइंग टू आई ये कैसे पॉसिबल है, अरे भाई आप आगे का सेंटेंस पढ़ो आपको पता चलेगा वर्ब बीइंग किसके लिए आई है। ओइंग टू आई बीइंग अ न्यू कस्टमर आई वाज अनेबल टू गेट अ गुड, ओइंग टू मी बीइंग अ न्यू कस्टमर में क्या प्रॉब्लम है, न्यू कमर सॉरी, ओइंग टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वाज अनेबल टू गेट अ न्यू गुड हाउस, फिर साइंस नहीं बन रही। ओइंग टू मी, ओइंग टू आई बीइंग अ न्यू कमर, आप इसको ऐसे कर सकते हो, या तो आप आई यहाँ पर लिखो, और अगर आपने लिखा ओइंग टू मी बीइंग अ न्यू कमर, है ना, तो आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, बीइंग है वर्ब की फॉर्म, ना कि बीइंग कोई वो नहीं है कि ऑब्जेक्ट है कि आपने मी के बाद मी लगा दिया और मी के साथ बीइंग सही हो गया। आपको उस कंडीशन को ट्रू करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। मैं आपसे यही बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। ठीक है, क्लियर है, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। आगे बच्चों आपके पास द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड, सेंटेंस है द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम। अब इसमें आप तो क्या क्या चीज चेक करनी है आपको, देखो मैं बताता हूँ आपको। इसमें सेंटेंस शुरू हो रहा है द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, इलस्ट्रेटेड, द बुक इज इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, अट्रैक्टिवली बाउंड, इलस्ट्रेटेड वेल एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, अट्रैक्ट बोल रहा हूँ मैं बार बार, अट्रैक्टिवली बाउंड प्रोनाउंसिएशन का वो बोलने में हो गया ऐसा, कोई बात नहीं। इलस्ट्रेटेड वेल एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, वो बार बार अट्रैक्ट हो रहा है वो वर्ड है वो कर रहा है, पर टेंशन मत लो। इलस्ट्रेटेड वेल एंड अट्रैक्टिवली, अट्रैक्टिवली दो तीन बारी बोलिए आपको पक्का हो गया। इलस्ट्रेटेड वेल एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, अट्रैक्टिवली बाउंड एंड अट्रैक्टिव वॉल्यूम। तो यहां पर सेंटेंस में इस क्वेश्चन में अगर हम डाउट देखें बच्चों, इलस्ट्रेटेड वेल होना चाहिए, एडवर्ब की पोजीशन की एरर देखते हुए इस क्वेश्चन को सही करना जरूरी था। पोजीशनल एरर भी क्वेश्चन में पूछी जाएगी, आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आगे बढ़ सकते हैं इसमें, बिसाइड्स मी मेनी अदर वर प्रेजेंट्स। अब यहाँ पर आपको बच्चों ये दो शब्दों में आज डिफरेंस बताया जाएगा जिसको आपको हमेशा याद रखना है। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है और कब हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। बिसाइड्स वर्ड का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। इसका इंग्लिश में मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग।
और बिसाइड वर्ड का मतलब होता है एडजेसेंट टू समथिंग। ठीक है, बिसाइड वर्ड का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग, और बिसाइड वर्ड का मतलब होता है एडजेसेंट टू समथिंग। तरीके से अगर देखा जाए सेंटेंस में, तो फिर कैसे पता लगेगा सर कि मेरे अतिरिक्त मैनी अदर वर प्रेजेंट, या फिर क्या? तो आपको बता दूं कि मेरे अतिरिक्त बिसाइड्स मी, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर बिसाइड्स। एडजेसेंट टू मी का सेंस होता है कि बगल में। अगर जैसे मान लो कि भूल जाओ क्या मतलब था, मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब होता है बच्चों के बगल में। बिसाइड्स मी के साथ ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता, तो मी बिल्कुल सही है। मैनी अदर वर प्रेजेंट, पॉजिटिव प्लूरल वर्ब है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर हम नो एरर लगा सकते हैं। ठीक है, ही टुक लीव ऑफ 4 days। ठीक है, ही टुक लीव फॉर, ही टुक लीव, या तो लिखोगे ही टुक अ लीव ऑफ 4 days, वरना लिखोगे ही टुक लीव फॉर 4 days। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूँ बच्चों। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे कि मैं जानता हूँ ये गलती बहुत नॉर्मल है, बच्चे नॉर्मली कर देते हैं गलती। गलती क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये देखो, ही टुक लीव फॉर 4 days, और जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा है, सेंटेंस समझना। ही टुक लीव फॉर 4 days लिखा और ही टुक लीव ऑफ 4 days में क्या फर्क है? ही टुक अ लीव, इस सेंटेंस का मतलब है उसने एक लीव ली, एक उसने लीव ली। ही टुक अ लीव फॉर, फिर लिखेंगे ही टुक अ लीव ऑफ 4 days, कितने दिन की छुट्टी ली, के लिए छुट्टी ली। ही टुक लीव फॉर 4 days, तो 4 दिनों के लिए उसने छुट्टी ली, और 4 दिनों की छुट्टी ली, इन दोनों सेंटेंसेस में लीव के साथ प्रेपोजिशन चेंज होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा, अच्छा तो इसका मतलब के लिए छुट्टी ली और छुट्टी ली, इन दोनों सेंटेंस में फर्क है, उस हिसाब से प्रेपोजिशन में भी बदलाव होगा, जिसका आंसर है यस, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और आपको याद भी रखना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दो, तो लीव फॉर होता है, अ लीव ऑफ होता है, ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे? बी पार्ट में इसका आंसर आपको लगाना चाहिए था। समझ आ गया? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। आपको कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें बेसिक बात नहीं भूलनी बच्चों। वो बेसिक बात ये कहती है, लिसन शब्द जो होता है, लिसन शब्द जो होता है उसके साथ हमेशा टू आता है। अच्छा, यहां से शुरू करते हैं। लिसन वर्ड के साथ टू प्रेपोजिशन एज अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको यूज करना है। ठीक है, अब चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ पर टू अगर लगा दोगे तो बी पार्ट में इसका एरर लगा के आंसर मार्क कर देना, जिससे कि आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक, आगे क्वेश्चंस लिखा है, आगे लिखा है ही विल नॉट लिसन वॉट यू से, ही विल नॉट लिसन वॉट यू से। तो इस क्वेश्चन में ही विल नॉट लिसन टू वॉट यू से। अब किसी पहला पॉइंट ये नहीं आना चाहिए कि सर क्या ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव था। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, क्या सर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव था? अगर इंटरोगेटिव था तो क्या इंटरोगेटिव वर्ड के लिए तो इंटरोगेटिव के लिए क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा, है ना? ये सेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताओ? वेरी नाइस। तो इसीलिए क्वेश्चन का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। अगर लिखा है नो बडी डिनाइज
दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट दैन योर्स। तो नो सेंटेंस को पढ़ो, नो बडी डिनाइज लिखा है, नो बडी डिनाइज। अच्छा, पिछली क्लास में ना बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने जैसे क्वेश्चंस कवर करने हैं, हमने जल्दी जल्दी देखना है, या कुछ ऐसा है कि हमें स्पीड चाहिए, थोड़ा फास्ट ही है ना, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, और वो यूट्यूब पे जब हम क्लास पढ़ रहे हैं टीचर की, तो हमारी स्पीड अपने अपने हिसाब से वेरी करती है, कई बारी बोलने का तरीका और करने का ग्रैस्पिंग पावर भी डिपेंड करती है आपकी, स्लो है फास्ट है। तो आप भाई इसमें यूट्यूब के पास फैसिलिटी दे रहा है आपको 1.2, 25, 1.5x, 1.2x की स्पीड, ये स्पीड के लिए देता है वहाँ पर। तो तुम अपने हिसाब से चूज कर लो कि तुमको 1.25 करनी है स्पीड, इंटू 1.5 कर देनी है, सीधा 2.0 से कर देनी, मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से करनी है कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करनी, जो मर्जी कर दो, दर 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 ऐसे करके स्पीड आ जाए, तुम्हें स्पीड मिल जाएगी, स्पीड की टेंशन ना लो, ठीक है। मतलब अपनी स्पीड अपने हिसाब से चेंज कर लो भाई, ये है बताने का पूरा मकसद। चलो, क्या बात चल रही थी? नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट। अब बच्चों का सबसे बेसिक क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर ये बताओ, ये देन कब लगाते हैं और देन कब लगाते हैं? अभी इस वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, पहले यहाँ पर एक डाउट है बीच में आया है, तो इसको कवर कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे भी उसके बारे में भी बात करेंगे जो आपके मन में है। देन होता है कंपैरेटिव कंजंक्शन, कंपैरेटिव कंजंक्शन के जैसे यूज होने वाला शब्द है देन। क्या होता है? कंपैरेटिव कंजंक्शन। और देन यूज होता है, ये एडवर्ब के जैसे यूज होने वाला शब्द है बच्चों। इसका मतलब होता है जब आपको बताना हो तब, मैं आपसे तब मिलूंगा, आई विल मीट यू देन। कब मिलोगे? तब। वो तब कब आएगा? न जाने कब, जब भी आएगा। खैर हो गया बातों को माना, पर बात यहाँ पर ये है कि इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है। जो वो तो समझ गए, चलो जब तब आपने बता दिया, पर अभी हम क्या करें, इसका क्या करें? कुछ नहीं, नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम, देन नहीं लगाना ना। फिर कंपैरेटिव कंजंक्शन सर कब आता है? कंपैरेटिव कंजंक्शन कंपैरिजन करने पर आता है, जब कोई एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज करें। ओके, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे कंजंक्शन की तब आए, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज करेंगे तब आएगा ये। जी हाँ, तभी आएगा जब आप किसी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हो सेंटेंस में, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर बन गया, नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। देन का एग्जाम्पल सर, आपके मन का सवाल मेरे मन में आते हुए, और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इज बेटर देन यू। अच्छा, बेटर फ्रॉम नहीं होता है, बेटर देन, ये वो केस है बेटर देन वाला। ठीक है, समझ में आ गया। ये है रिव्यू। It was I who was responsible of making all the arrangement for the successful completion of his studies. It was I who was responsible of making all the arrangements for the successful completion. It was I, ये बिल्कुल सही लिखा है, it was I होता है, उस दिन मैंने क्लास में कराया हुआ है, it was I क्यों होता है? Who was आया तो I was होता है, I were होता है, I was present होता है, responsible of होता है, responsible for होता है, इसका आंसर आएगा फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। और सक्सेसफुल कंप्लीशन नाउन है ना, आपके मन में आ रहा होगा सक्सेस क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे भाई एडजेक्टिव चाहिए नाउन के लिए, सक्सेसफुली कंप्लीशन नहीं, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, तो इसलिए इसका आंसर यह आया। क्लियर? इसका आंसर क्या है? अरे बिल्कुल ठीक है, ये बस ये चेंज कर लो, ठीक है। She was in the courtyard when the burglars entered into the house. आपको याद है कि जब हम prepositional questions कर रहे थे उस समय मैंने आपको कुछ conditions बताई थी और बोला था कि ध्यान रखना कि कुछ ऐसे prepositional verbs होती हैं जिनके साथ no preposition
भूलना नहीं है आपको। कितने बच्चे हैं जिनको याद है नो प्रपोजिशन वाली कंडीशन? देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे एंटर है, अटैक है, असेल है, ठीक है, और एम्फसाइज्ड है, इन वर्ड्स के साथ नो प्रेपोजिशन भूलो मत। पहले भी की हुई है, पर सर इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा? सिंपल है, जैसे पहले बना रहे थे। सर बताना कैसे? देखो, चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। जैसे तुमने लिखना है she was in the courtyard she was in the courtyard when the burglars entered her house। इसमें हर लिखने के बाद बच्चों आपको अलग से क्या नहीं लिखना? इनटू नहीं लिखना। ये नोट करो, इनटू यहाँ पर गलत है, इसके चारों तरफ इनटू ही ना दिखे। एंटर्ड हर हाउस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल है। आर टीचर अब भाई मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप दोबारा देख लो, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। क्लियर है? मेरी तरफ से क्लियर है। आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। आर टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। आर टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। अगर किसी बच्चे ने कमेंट में बोला कि सर आपने क्वेश्चन नंबर आर टीचर वाले का आंसर नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, हाथ खड़े, आपको खुद करना है, मैंने छोड़ दिया। सेम है, अभी बताया। अगला क्वेश्चन करें। ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असम्बल्ड। भाई ऑन जो होता है वो किसी डेट के लिए यूज होता है, किसी डे के लिए यूज होता है, हर तरह के हर प्रकार की कंडीशन को शो करने के लिए। परंतु ऑन द टाइम की जगह अगर एट का इस्तेमाल करोगे तो वो बताता है प्लेस को। ठीक है, वो प्लेस को शो करने के लिए यूज किया जाता है। समझ आया? At the time of opening ceremony of the theatre, a large crowd had assembled। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में लिखा है while they were returning from school, a stalker attacked on them with a knife। तो तुमने बच्चों जैसे कि ये क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, एंटर की, अटैक की, असेल की, एम्फसाइज की, तो ये वर्ड्स आपको मेरे ख्याल में दिक्कत नहीं देंगे। यहाँ तो चलो प्लेस की बात आ गई, आपने एट द टाइम ऑन द टाइम की जगह कर देना है, एट द प्लेस आपको समझ आ जाएगा। वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्टॉकर अटैक्ड ऑन देम, तो की जगह आप क्या लिखोगे? अ स्टॉकर अटैक्ड देम विद अ नाइफ। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ तो कोई डाउट? द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है? decline of his moral values has caused a lot of pain to his parent। अब इसमें क्या कर सकते हो? तो डिक्लाइन हमेशा इन होता है, डिक्लाइंड ऑफ की जगह क्या लिखना है? डिक्लाइंड वैल्यूज। ओके, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इंटरेस्टेड जो वर्ड है, ये सारे प्रपोजिशनल्स क्वेश्चंस हैं जो बीच में आए हैं, मैं आपको करा दे रहा हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस की बात है बच्चों, अच्छी बात है। प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ में आप नोट करते चलो कि कौन सी कंडीशन के साथ क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, जिससे कि हमारी गलती ना हो क्वेश्चन को करते टाइम। तो इसमें क्या करोगे? इंटरेस्टेड मी विद, ठीक है। विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये इसका
परफेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम। सुधा फेल, क्या आएगी वर्ब? इनटू, इनटू द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम। क्लियर है? याद रहेगा, कोई डाउट तो नहीं? आई प्रेफर कॉफी दैन टी, ये हम लोगों ने शुरू में किया हुआ है कि प्रेफर शब्द के साथ आपको एक कंडीशन है जो नहीं भूलनी है, उसका नाम है प्रेफर टू, नॉट देन। अगर आप भूल जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं रहता है कि कौन कौन से वर्ड्स इसके साथ टू आता है, सर एक बार कंफर्म कर दो, तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर, एल्डर, प्रायर, प्रेफर, सारे वर्ड हो गए। इनके साथ बच्चों क्या आता है? हमेशा टू का प्रयोग करें। ऐसे कर लो, टू का प्रयोग करें। अरे यार ऐसे लिखा है, टू का प्रयोग करें। ओके, अब ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया आपको? बस ये पॉइंट आपको समझाना जरूरी था। एक बार अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको डाउट नहीं आएगा, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी मैं देता हूं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। कह रहा है सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। अब इसमें कहाँ पे चेंज करना चाहोगे आप खुद सोच के देखो। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि सुरेश इज बिजी, क्या हम बिजी के साथ विद लगा सकते हैं? बिजी विद हिज वर्क या बिजी इन हिज वर्क? ये बच्चे बहुत पूछते हैं, सर बिजी विद हिज वर्क लिखेंगे या बिजी इन हिज वर्क? वो अपने काम में बिजी, ही इज बिजी इन हिज, आई एम बिजी इन माय बिजनेस, आई एम बिजी विद माय बिजनेस। अपने काम के साथ बिजी है, क्या सेंस होनी चाहिए? सही। सुरेश इज बिजी इन समथिंग, बिल्कुल सही है। अच्छा, इन हिज वर्क सही है, कोई प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। फॉर हिज प्रेजेंटेशन में उसमें बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, इसकी जगह आप ऐड जरूर बोल सकते हो, वो अलग ऑप्शन है, बट आप इसके लिए आंसर ही बोलोगे कि फिर ठीक है। While crossing the road, an old man was run out by a bus. तो देखो रन आउट जो होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं, जैसा कि ने जो 2020 वर्ल्ड कप देखा, 2020 वर्ल्ड कप चल रहा था, है ना? तो 2020 वर्ल्ड कप में आपने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया होगा वो था अक्षर पटेल। अक्षर पटेल जब रन आउट हुआ तो उसके लिए यूज करेंगे रन आउट। पर जब कोई बंदा कुचला गया, ट्रक के नीचे आ गया, बस के नीचे आ गया, तो उसके लिए बोलेंगे ही वॉज रन डाउन। फिर आके लगेंगे बाय अ बस। रन डाउन, रन आउट बाय अ बस की बजाय रन डाउन बाय अ बस कहना सही होगा। कोई बात में डाउट, यहाँ तक किसी भी कंडीशन पे डाउट, कोई भी चीज में डाउट, यहाँ तक किसी भी तरीके का डाउट, कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं, एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। अब वो दो बातों का ध्यान रखना है। एम्फीबियंस लिखा है, कैन लिव, एम, इस सेंटेंस आपको तभी समझ आएगा, कई बार हम उधर लिखते हैं तो नहीं समझ आता। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर as well as land, can live in water as well as land। तो आपको बोलना पड़ेगा amphibians can live in water, तो सही है सर। as well as के बाद आपको land in नहीं हो सकता,
एम्फीबियंस लैंड के ऊपर रहते हैं, इसलिए आपको लैंड के लिए अलग से एक प्रपोजिशन ऑन लिखना पड़ेगा। समझ आई बात? रीजन क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से क्वेश्चन को जब पढ़ोगे आप ना, तो हर बारी आपके पास एक खुद से ही का जवाब आएगा कि अच्छा ये रीज़न है जिसकी वजह से आपने ये आंसर ये मार्क किया। कई बारी हमें नहीं पता लगता, पर अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार उस चीज़ का रिहर्सल करोगे, तो आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ सर गलती क्या है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज। तो याद रखना, जो डिशेज वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है डिशेज, ये क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश। ठीक है, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? डाउट हो तो बता सकते हो। ठीक है, आगे आर टीचर कैन नॉट कंट्रोल, कंट्रोल के साथ लिखो ऑन नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ रेड से मार्क कर देता हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्लियर कर लो मन में बाद में। कंट्रोल के साथ बच्चों नो प्रपोजिशन, आप डायरेक्ट सेंटेंस लिख सकते हो, आर टीचर कैन नॉट कंट्रोल द स्टूडेंट्स। ठीक है, द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। ठीक है, द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर्स फॉर 2 hours। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि जब आपने पीरियड ऑफ टाइम बताना है बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम बताना है तो आपको फॉर लगाना है। जो बच्चे पीरियड ऑफ टाइम नहीं समझ पाते उनको लिखना है इनडेफिनेट समय। अभी मैं आपको इसका जवाब दूंगा, अभी पूछना नहीं बीच में कि इनडेफिनेट समय क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। फिर आता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी चीज़ को कब से शुरू करा आपने कहाँ तक, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए सिंस लगाना है। उसके लिए जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ नोट करो, डेफिनेट है। दोनों की बातों को भी क्लियर करता हूँ मीनिंग क्या है। अगर जैसे तुमसे कोई बोले कि ये 1980 से खेल रहा है, 1980 से, क्या 1980 फिक्स पॉइंट है या नहीं है? कोई एक बच्चे ने मुझसे कहा था सर 1980 में से तो कभी भी खेल रहा होगा, ऐसे कैसे बोल रहे हो? 1980 का मतलब ये थोड़ा ना होगा कि 1975 से भी खेल रहा होगा। नहीं, ये साइंस नहीं है सर, 1980 में जुलाई में खेलने लगा, अगस्त में, ये सब नहीं होता भाई। 1980 एक साल का, वर्ष का पॉइंट है, इसको बोलते हैं। अच्छा, अगर सर ये बोलते हैं अगर हम 5 घंटे से 5 hours, जैसे ही 5 घंटे बोलोगे तो वर्ड आएगा सर ये इनडेफिनेट है। जो तुम्हारे मन में डाउट आता है ना डेफिनेट इनडेफिनेट का, वो ये है। अपना डाउट थोड़ा सही रखो कि 5 घंटे से अगर खेल रहा है तब कहने के लिए आपको बोलना पड़ेगा इनडेफिनेट है 5 घंटा, 5 घंटे का टाइम। पर आप कभी ये नहीं बोलोगे कि अगर मंडे से खेल रहा है तो इनडेफिनेट है, फिर मंडे फिक्स है। अब ये मत बोलना वीक में सर कई बार मंडे आता है, वीक में एक ही बार मंडे आता है, हर वीक मंडे आता है, इस पॉइंट को ना मत बोलना, क्योंकि हर बच्चा यही बोलता है सर हर वीक मंडे आता है, ऐसे नहीं। मंडे डे का नेम है, डे का वो नेम है, दिन का नाम, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये फिक्स होते हैं, ये पॉइंट बताते हैं डेफिनेट। तो इसलिए इसका आंसर सिंस आता है, इसलिए इस पर डाउट मत करो। समझे? क्वेश्चन को करने का लॉजिक जो है अगर वो पकड़ोगे तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मिस्टर बेकन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। मिस्टर बेकन, अब देखो इस सेंटेंस में अगर आप नोटिस करोगे तो लिखा है मिस्टर बेकन हैज। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गया, जो भी हम लोग क्वेश्चंस क्लास में कर रहे हैं, जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कभी अगर आपको नीट लगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जो टीचर आपको कराएंगे, मैं करा रहा हूँ जैसे मान लो, तो आपके लिए
होमवर्क भी दे रहा हूँ साथ में कि इतने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, कुछ खुद से भी प्रैक्टिस करो। थोड़ी प्रैक्टिस जब खुद से करोगे तो पता लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर है और इसको इस तरह से करना चाहिए। डिपेंडेंट नहीं होना मतलब कहने का, थोड़ा खुद से भी करना है। मिस्टर बेकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन, यहाँ पर सेंटेंस देखो, ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली। अब आप बोलोगे सर आपने क्वेश्चन ही नहीं लिखा पूरा। अरे वो टू लिख गया यहाँ पर, अफेक्शन के साथ फॉर आता है, टू नहीं आता। ओ तो इसका मतलब आंसर पहले ही आ गया, आंसर पहले ही आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हाँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना अपनी सेल्फ प्रैक्टिस एक बार कर लेना। प्रैक्टिस करोगे तो अंदाज़ा रहेगा कि चलो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बेसिक बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। पर बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंफर्म कर लेना कि जैसे ये आगे का क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चन खुद से करना। रेखा हैज़ अ ग्रेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर। रेखा हैज़ ग्रेट इनटू द रिवर, ये कुछ क्वेश्चन रॉन्ग थिंक, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चंस टू बी इग्नोर्ड, टू बी इग्नोर्ड, टेंशन नहीं लेनी है। अगर गलत क्वेश्चन आ गया तो ये कर लेते हैं, उसकी जगह पे कंपनसेट कर लेते हैं। ही थ्रू द बकेट टू बी वेरी लिटिल एंड रिटर्न होम वेरी विदाउट एनी। ओ, रेखा हैज थ्रू द बकेट एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर। ये क्वेश्चन मिक्स हो गया आपस में। रेखा हैज अ ग्रेट टू बी वेरी लिटिल, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ ऊपर नीचे, इस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, ऊपर नीचे देखो, पढ़ के देखो। ही थ्रू द बकेट एंड रिटर्न होम, रेखा हैज थ्रू द बकेट एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर, ये सेंटेंस गलत हो गया। देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग टू ब्रदर्स, यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवा दिया कि वो क्वेश्चन में डाउट लग रहा था। बाकी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। बच्चों जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो कर ही रहे हो, साथ में होमवर्क क्वेश्चन जरूर कर लेना, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि भाई आओ, सर क्वेश्चंस करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ करा रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं हमारे। तो अब करना क्या है आपको एक ही काम करना है, आकर अपना समय देना है, कीमती वक्त अपना जाया करना है और सब्सक्राइब तो कर ही लो चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। भाई नोटिफिकेशन ज़रूरी है, नहीं आती पता नहीं लगता, बच्चे कहते हैं सर कब कराया क्लास में, क्या कराया, हाँ मिला ही नहीं। तो वो चीज़ आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, दूसरों को शेयर करोगे, लाइक करोगे तो थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी तो लोगों को ज़्यादा पता लग जाएगा, बेनिफिट आपका ही होगा, हम भी खुश हो जाएंगे, सारे ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके कंक्लूजन पर पहुंच, आज जब हम मिलेंगे तो उसमें हम और भी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।